क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे होंगे सब लोग। चलिए शुरू करते हैं। फार्मको विजिलेंस पढ़ रहे थे हम लोग, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है बी फार्मा, फाइनल सेमेस्टर यानी 8वें सेमेस्टर का। और उसमें हम लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट में दोस्तों बात करने जा रहे थे। आज यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1 है ड्रग एंड डिजीज क्लासिफिकेशन। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे सभी दवाइयों का, सभी बीमारियों का एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन किया गया है जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। क्या जरूरत पड़ती है क्लासिफिकेशन की? हमें हर बीमारी को और हर दवा को एक कोड नेम देना है, क्योंकि पता है कि बीमारियों का नाम बड़ा बड़ा है, कोड दवाइयों का नाम बड़ा बड़ा है। तो इनको हमेशा लिखना, जब भी आप कोई जर्नल पब्लिश करते हैं या किसी को आप लिखते हैं, कहीं बिल्टेंस करते हैं, तो सारी दवाइयों को लिखना, सारे का नाम लिखना वो नुस्खे। जैसे कि आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, नॉन एच को आप K/A लिख देते हैं, बिफोर को आप B/F लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गांव में किसी का नाम है राम मनोहर प्यारे, राधे श्याम सरल, तो उसका घर का नाम होता है गुडुआ, पपुआ, ललुआ, कलुआ, ऐसे बोलते हैं गांव में। तो आपका घर का निक नेम क्या है बताइए? मेरे घर का नाम निक नेम है अन्नू। ओके तो इस तरह से लोग बुलाते हैं ताकि शॉर्ट में नाम ले सके। लेकिन अगर मान लीजिए किसी राधे श्याम सरल जी का घर का नाम गुडुआ है, अब गुडुआ कहीं बाहर जाएंगे तो अगर वहां पे कोई उनको बोलेगा ए गुडुआ, तो बाकी लोग जो उनको जानते हैं राधे श्याम सरल के नाम से, वो तो नहीं जानेंगे गुडुआ कौन है, कहेंगे भाई किसको बुला रहा है। उसी तरह से एक ऐसा कोड दिया जाता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो, यानी उस गुडुआ नाम ना दे करके हम कुछ ऐसा कोड देंगे उस दवा को जो कोड दुनिया में सब जगह चलेगा, लोग जानेंगे। जैसे हमारे एक आदरणीय कुमार विश्वास जी ने एक माननीय राहुल गांधी जी का नाम पप्पू रख दिया था कोड वर्ड में। अब वो ऐसा का पप्पू नाम रखा कि पूरी दुनिया जानती है, हर जगह चल जाता है पप्पू नाम, ठीक है। तो वो कोड रखा था उन्होंने, ठीक है। तो अब हम बाकी बात करते हैं कि इसी तरह से दवाइयों के बारे में भी एक कोडिंग की जाती है, और उस कोडिंग को क्लासिफाई किया जाता है। कैसे हम कोडिंग सिस्टम डेवलप करेंगे, इसी को हम ड्रग एंड डिजीज क्लासिफिकेशन कहते हैं। आज की क्लास में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। सिलेबस आपके सामने है। किस तरह क्लासिफिकेशन हम देखेंगे? हम एटीसी देखेंगे, एनाटॉमिकल थेरेपेटिकल एंड क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा हम DDA देखेंगे, ट्रिपल डी, डेली डिफाइंड डोज देखेंगे। और INPN देखेंगे, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम फॉर ड्रग्स देखेंगे। इस तरह के हम 3-4 क्लासिफिकेशन को आज की क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एटीसी क्या है। देखिए, एटीसी क्या है, इसका नाम पूरा है एनाटॉमिकल थेरेपेटिक केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। एटी अलग है, एटी क्लासिफिकेशन एनाटॉमिकल थेरेपेटिक से अलग है। इसको कंफ्यूज में, ये रसिया का इसमें बनाया गया था, यूरोपियन कंट्री में। लेकिन एटीसी का फुल फॉर्म है एनाटॉमिकल थेरेपेटिक एंड केमिकल, यानी किसी भी दवा का क्लासिफिकेशन उसके एनाटॉमी की किस पार्ट पे काम कर रहा है, थेरेपेटिक कौन सा काम कर रहा है, और क्या केमिकल क्लासिफिकेशन, इसके आधार पर करते हैं, उसे एटीसी क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसी में ट्रिपल डी मतलब डिफाइंड डेली डोज, कि किसी भी दवा का कितना डोज पर डे लेना है, इसके कोड को हम ट्रिपल डी से कहते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेन पर्पस क्या है, क्यों हमने एटीसी लॉन्च किया? तो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जिसका कोडिंग सिस्टम दवा को लिखना आसान हो और ये वाइडली एक्सेप्टेड हो, हर जगह दुनिया में आप किसी भी कंट्री में चले जाएंगे वहां पे ये माना जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे ये बनाया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब ये शुरू कैसे हुआ? सबसे पहले इसका WHO ने इसको 1982 में एक यूरोपियन स्टैब्लिश संस्था ने स्टैब्लिश किया था। फिर 1996 में इस सेंटर को पूरे ग्लोबली, पूरी दुनिया के लिए, पहले केवल यूरोप के लिए था ये कोड, फिर पूरी दुनिया के लिए इसको 1996 में ग्लोबली किया गया, ठीक है। इसका जो इंस्टीट्यूट है, ये नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में, वहां पे ये इसको लोकेटेड है। और जो स्टाफ होते हैं, ये बेसिकली स्टैटिक्स नॉर्वे में वहां पे इसके स्टाफ्स को बैठते हैं। WHO सेंटर जो है TCDT का, वो बनाया गया है। WHO जो सेंटर है, आप जानते हैं, वहां से सारी चीजें लॉन्च होती है। तो ATC को पहले देखते हैं कि कैसे कुल 14 ग्रुप में बांटा गया है। A से लेकर V तक में कुल अल्फाबेटिकली 14 ग्रुप है। ये एनाटॉमिकल है। जैसे एलिमेंट्री ट्रैक्ट में कोई ड्रग काम कर रही है तो उसका कोड है A। ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में काम करता है तो उसका कोड है B। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में काम करता है तो उसका कोड है C। स्किन में काम करता है तो उसका कोड है D। जेनाइटियो यूनिटी, अगर आपके जेनाइटल्स में बात करें, यूरिनरी सिस्टम में बात करें तो उसका कोड है G। ऐसे करके H फॉर हार्मोनल, J फॉर एंटी इन्फेक्टिव, L फॉर एंटी न्यूप्लास्टिक कैंसर, M फॉर मसल स्केलेटन, N फॉर नर्वस, P एंटी पैरासिटिक प्रोडक्ट, R रेस्पिरेटरी, S सेंसरी एंड V इज वेरियस। कुल 14 कोड में इसको बांटे गए हैं। पहले कैटेगरी हम देखते हैं, ठीक है। फिर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? क्लासिफिकेशन करते से ए हम बात कर लेते हैं। ए होता है एलिमेंट्री के लिए। अब एलिमेंट्री के लिए कोड ए है, और अगर उसमें एलिमेंट्री के अंदर डायबिटीज की बात हो रही है तो A10 है। और अगर डायबिटीज में भी ऐसा ड्रग जो ब्लड ग्लूकोज को लेवल करता है, वो है A01B, A10B।
ठीक है। अब उसमें भी बिगुआनाइट की बात करें तो उसमें A10BA, ठीक है ना। इस तरह से करके कोडिंग की जाती है। आपको कोडिंग बस एग्जांपल लिखना है, बहुत डिफिकल्ट कोडिंग है, आप एग्जाम में इसको पूरा नहीं लिख पाएंगे, तो आपको बस एग्जांपल देना है कि इस तरह से कोडिंग इसकी की जाती है। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे सैंपल कोड, जैसे लीला क्लिप्टन ट्रेजेंटा, उसके लिए कोड देते हैं हम लोग A10BH05। लेमोडीन है, इसके लिए कोड देते हैं J05 A5F05, जहां पे जे डिपेंड कर रहा है, क्या बताया मैंने, एंटीपैरासिटिक जो डिजीज होता है। सेमोट्रिप आपका सुमाट्रिप्टान है, उसके लिए है 5ST और N02CC01। ये दो चार कोड आप एग्जांपल याद कर लीजिए आपको कॉपी में लिखने के लिए, बस इस तरह से कोडिंग करते हैं। डिफरेंट इंडिकेशन है इस कोडिंग का, जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए हम लोग कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, तो एटीसी का एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का जो कोड है वो है N06AX2I। ओके, चलिए कुछ और एटीसी कोड एग्जांपल आपके सामने दिया है, जैसे आप विटामिन डी एनालॉग है तो A11CC, कैल्शियम सप्लीमेंट है तो A12A। ये सब कोड कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है, आपको बहुत लंबा नहीं समझाना है, आपको एग्जाम में कॉपी में लिखना है, तो आप एज इट इज बस लिखिए कि कैसे यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आपके सामने दिया है, बहुत ज्यादा गर्मी है, फैन ऑफ करके क्लास लेना पड़ता है ताकि आवाज खराब ना हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपका कोड हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि कुछ एटीसी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ये आपके सामने कुछ कोड दिए हुए हैं, बस एग्जाम भी कुछ 4-5 याद कर लो और कॉपी में एज इट इज इसको लिख लेना। अब हम बात करते हैं दूसरे क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं ट्रिपल डी। इसका मतलब होता है एवरेज मेंटेनेंस, किसी भी व्यक्ति को किस दवा का कितना डोज पर डे लेना चाहिए, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, उसके सेक्स के हिसाब से, उसके डिजीज कंडीशन के हिसाब से, इसी को ट्रिपल डी कहते हैं, डिफाइंड डेली डोज, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डीडी की मतलब ये कहां से आया, ये एक टेक्निकल यूनिट मेजरमेंट होता है जो किसी भी ड्रग का एवरेज कितना खाना वो आपको बताता है। ये यूजफुल होता है किसी भी ड्रग के वॉल्यूम कंपेयर करने के लिए। इसको हमेशा प्रिस्क्राइब डोज ही दिया जाता है, वो प्रिस्क्राइब डोज कौन डिसाइड करता है, वो इंटरनेशनल कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसके बेसिस पे होते हैं। ये भी एक क्लासिफिकेशन का टाइप है, ठीक है। सोर्सेस कहां से हम डीडीडी प्राप्त करते हैं, तो जो भी किसी भी ड्रग का जो अप्रूव रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे, उसके इस एप्लीकेशन के बेसिस पे हम ट्रिपल डी को डेवलप करते हैं, किसी भी ड्रग का कितना डोज हमको देना है। इसको कैसे मेजर करते हैं, ट्रिपल डी को बेसिकली हम पर 1000 इनहेबिटेंट्स पे, पर 100 बेड डेज पे और पर इनहेबिटेंट्स पे हम पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, यानी हम इतने लोगों को डेटा लेकर के हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसका यूज क्या है, इसका यूज है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में, फार्माकोविजिलेंस में और रेगुलेटरी इन्वेंशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक नया क्लासिफिकेशन दोस्तों, इसका नाम है आईसीडी। आईसीडी का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। अब जैसे आपने दवाइयों को क्लासिफिकेशन किया, उसी तरह से बीमारियां जितनी भी हैं उसको भी एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन किया जाता है, ताकि आसानी से कोड के वर्ड से हम किसी बीमारी को जान सके। तो दिस इज कॉल्ड आईसीडी, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ठीक है। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पब्लिक टूल है जो किसी भी बीमारी को क्लासिफाई करने के काम करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कैटेगरीज टू व्हिच हेल्थ एंटाइटल्स एंटिटीज आर असाइन्ड अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए आईसीडी का पर्पस और यूज क्या है, क्यों बनाया जाता है आईसीडी, तो आईसीडी जो है वो क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड ग्रुपिंग, किसी भी बीमारी को, किसी भी डिजीज को स्टैंडर्ड ग्रुप में कन्वर्ट करता है। उसमें इजी स्टोरेज होती है, रिट्राइवल एनालिसिस ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं तो आसान होता है कि एक बार स्टडी करके हम उस ग्रुप के सभी बीमारियों के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, हॉस्पिटल में डिवाइड कर सकते हैं और सभी कंट्री बेस का हम कॉमन लैंग्वेज में इसका एक एप्लीकेशन स्टडी कर सकते हैं। डेटा कंपैरिजन होता है कुछ लोकेशन एरिया में, टाइम पीरियड में, ये इसका फायदा है, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड होता है, ये क्लिनिकल और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसका स्टैंडर्ड बनता है। इसकी मॉनिटरिंग करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बीमारी के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जैसे कोरोना आया था, ऐसे बहुत सी महामारियां हैं, उसका ऑब्जर्वेशन हम इसके द्वारा कर सकते हैं, आसानी से होगा, जल्दी होगा, कम समय में होगा। ऑब्जर्विंग रिइंबर्समेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन ट्रेंड्स, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। ट्रैक सेफ्टी रिकॉर्ड गाइडलाइन, ये सब हम कर सकते हैं यहाँ से, ये सारा इसका यूज है, ठीक है। आगे कुछ और जो यूज है क्या कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, रिपोर्टिंग डिजीज हेल्थ कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ ट्रेंड्स एंड स्टैटिक ग्लोबली, किसी बीमारी की क्या स्थिति है, क्या स्टैटिक से क्या डेटा है, उसको हम ग्लोबली लेवल पे डिफाइन करके इकट्ठा कर सकते हैं, उसको उस नॉलेज को हम मैनेजमेंट के द्वारा शेयर कर सकते हैं बाकी कंट्रीज से और उस डेटा को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके कौन कौन से लोग हैं जो इस आईसीडी डेटा का इस्तेमाल करते हैं, एक तो फिजिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज, हेल्थ प्रोफेशनल जैसे कि फार्मासिस्ट हो गए, लैब वाले हो गए, रिसर्चर्स, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स, इंश्योरर
और अदर, ये लोग जो है इसका इस्तेमाल करके अपनी पॉलिसीज को बनाते हैं। कुछ हम आईसीडी रिवीजन दिखाते हैं कि हमारे देश में कब कब आईसीडीज हुए थे, उसमें कितने, जैसे कि सबसे पहला 1900 में हुआ था पहला वाला, ठीक है। फिर अगला उससे 7 साल बाद 9 साल बाद 1909 में आईसीडी 2 हुआ था। फिर 10 साल बाद आईसीडी 3, फिर 10 साल बाद आईसीडी 4, 9 साल बाद 1938 में आईसीडी 5, इसी तरह से करते करते जो लास्ट आईसीडी है वो 2015 में हुआ था, 11 साल बाद, यानी कि जो आपका उसमें कुल 26 नए बीमारियों को ऐड किया गया। हर बार आप देखिए 26, 14, 10 ये सब नई नई बीमारियों को ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से ईयर वाइज यहाँ पे कैलकुलेट किया गया। अब डिजाइन कैसे करते हैं, किसी भी आईसीडी को हम कैसे डिजाइन करते हैं, उसको कोडिंग कैसे देते हैं, जैसे वहां पे आपने देखा था ABCD करके, वैसे यहाँ बीमारियों को भी कोड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डिजीज का डिजेल, उसकी डायग्नोस्टिक टेक्निक कैसे उसको डायग्नोस करते हैं, ये सब डेटा लेते हैं। फिर उसमें हम कोड में ICD-10 की बात करें तो उसमें 4 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और उसमें जो कोडिंग है वो A0.00.0 से लेकर Z99.0 तक की कोडिंग की जाती है, यानी कुल इतने कोडिंग करते हैं। यहाँ पे टोटल 22 चैप्टर हैं जो उसपे पूरे कोडिंग को सिखाता है। तो आपको बस नोट्स लिखना है कैसे कोडिंग करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। जब हम कभी आप फार्माकोविजिलेंस का कोर्स करेंगे, आप इस पर नौकरी करेंगे, अगर आप बी फार्माकोविजिलेंस की कोर्स करते हैं तो आपको यही सब कोडिंग आपको वहां पे सिखाई जाएगी, और इसी कोडिंग का इस्तेमाल करके आप नौकरी कर सकते हैं। बहुत अच्छे स्कोप है इस नौकरियों में। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कैसे कोडिंग करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो 4 कैरेक्टर्स होते हैं उसमें से जो हर कैरेक्टर का अपना एक मतलब होता है, और जो 4th कैरेक्टर होता है वो नंबर पॉइंट दशमलव में होता है। ये अलग अलग तरीके से हम किसी बीमारी को कोड करके दिखाते हैं। एक लास्ट की हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स। जैसे किसी का नॉन प्रोप्राइटरी नेम होता है, कुछ निक नेम होते हैं, जैसे अनुराग का अन्नू है, आपका गिरधर का गुरुआ है, ठीक है, दया शंकर का दैलू है। तो कुछ भी करके कोडिंग हो तो उसे नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स कहते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ये नॉन प्रोप्राइटरी नेम है, ये कम्युनिकेशन बाय द प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड नेम फॉर ईच सब्सटेंस, सभी सब्सटेंस का एक स्टैंडर्ड नाम रखा जाता है। इसको डिजाइन करते हैं ताकि कि उस नाम से किसी को कंफ्यूजन ना हो, और उसके नाम के लेते ही व्यक्ति का पूरा चीज समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे पहले लोग मंगल को पैदा हुआ तो उसका नाम मंगरू रखते थे, कोई रात को पैदा हुआ तो उसको कलुआ कहते थे, श्याम लाल कहते थे अगर सांवला है तो। इस तरह से पहले लोग नाम रखते थे ताकि उसको नाम से ही सारी प्रॉपर्टी उसकी समझ में आ जाए। उसी तरह से इस तरह की कहानी है। जो ड्रग्स होते हैं INN में, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड साइंटिफिक नेम होते हैं, जो पूरी दुनिया या पूरा वर्ल्ड इसको मानता है, ठीक है। इसमें जो कंपनी अलग अलग ड्रग कंपनी है उसको कॉमर्शियल नेम का इस्तेमाल करती है इस कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। और इस जो रिसर्च स्टोर्स इस पेयर होता है, सबका अपना प्रॉपर लोन होता है। जो प्रिस्क्राइबर होता है वो भी उसी पेशेंट केयर के हिसाब से उसी कोड का इस्तेमाल करके उस ड्रग को लिखता है। जो इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स होते हैं उसमें बेसिकली सब्सटेंस या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का नाम पहचाना जाता है, उसको लिखा जाता है। सभी INN का एक यूनिक नेम होता है जिसको पूरे विश्व में मानी जाती है। नॉन प्रोप्राइटरी नेम को ही हम लोग जेनेरिक नेम भी कहते हैं। जैसे आप दवाइयों का जेनेरिक नेम जानते हैं, पैरासिटामोल जेनेरिक नेम है, ठीक है, क्रोसिन उसका ब्रांड नेम है। आईडी सिस्टम जो होता है वर्ल्ड हेल्थ WHO के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है। और जो IN सिस्टम है इसको 1950 में WHO हेल्थ असेंबली ने सबसे पहले इसको डेवलप किया था, और 1993 में इसको पब्लिश किया था, ठीक है। अब तक करीब इस INN में 7000 दवाओं के नाम जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, बनाए गए हैं। और ये धीरे धीरे डे बाय डे करीब 150 से 120 150 नाम करीब हर साल लगातार इसमें ऐड होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये जो यूनिक नेम्स होते हैं INN के द्वारा जो दिए गए नाम्स होते हैं बहुत यूनिक होते हैं, जिससे लोगों को कंफ्यूजन नहीं होती। उसको कॉमन यूज के आधार पर डॉक्टर्स भी समझ जाते हैं, फिजिशियन भी समझ जाते हैं, नर्सेस समझ जाती है कि इस ड्रग का नाम का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह का इसका यूज कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, ये इसका सबसे खास बात है। कुछ आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कुछ एग्जांपल 4-5 अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि ओनिप, ये ओनिप जो नाम दिया गया है वो एंजियोटेंसिन इनहिबिटर के लिए, जैसे कि प्रोप्राजोनिम के लिए दिया जाता है, ठीक है। जैसे एरिट, तो एरिट यूज करते हैं। जेपाम से आप देखिए बहुत सिंपल नेम है, एजीपाम। तो बेंजोडाइजेपिन, डाइजेपाम, ऑक्सीजिपाम, ये सब के लिए एजीपाम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे केन, जैसे कि जितने भी एनेस्थेटिक है, लिग्नोकेन, प्रोकेन, ये सब के लिए केन वर्ड यूज करते हैं। ये कुछ एग्जांपल है। जैसे ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स के लॉल, एटेनोलॉल, बीटालॉल, सोटालॉल, प्रोपेनोलॉल यूज करते हैं ना। जैसे कि कैल्शियम एसिड की प्रिल, कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, ये जो शॉर्ट में लास्ट में आप देख रहे हैं ना, जो शॉर्ट नेम है, यही INN के बारे से मिलता है। ये आप सारे कुछ एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इतना सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में फार्माकोविजिलेंस के एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। कोई दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूँ हमेशा। थैंक यू।